किस तरह बच्चे गांव गांव जाके ढाणी ढाणी जाके सच से बना रहे थे। छोटे बच्चे आप देखिए किस तरह टेटू बना के, किस तरह झोंपड़े पे छोटा बच्चा गरीब किसान का बेटा झोंपड़े पे भी आरएलपी का झंडा लगा रहा है, वो अपने यहाँ पे आरएलपी लिखा रहा है। इसका मतलब भगवान की कृपा इस राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी पे ईश्वर भी देख रहा है। इस राजस्थान को अगर बचाना है, इस व्यवस्था को बचाना है, तो आरएलपी को मजबूत करना होगा। ये दोनों दल अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं। दोनों दलों ने सांठगांठ कर ली। मैं जब 2008-9 के अंदर आरोप लगाता था कि गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं, तब मीडिया के लोग कहते थे हनुमान जी तो जातिवादी नेता है, ये तो ऐसी बात करते हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने खुद पिछले दिनों कहा कि वसुंधरा अगर नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। अब तो मैं सही हूँ, अब अशोक नहीं बोल रहे, तो फिर मैं तो सही बात कह रहा हूँ, गलत कह ही नहीं रहा हूँ। शेखावाटी के अंदर आप ये तय कर लें कि मारवाड़ से जो तूफान चलेगा वो बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू होता। चूरू में तो चला था ना तूफान दोनों उपचुनाव के अंदर। ये तो सीताराम जी यहीं बैठे हैं, बीजेपी को ठंडा कर दिया था 1 मिनट में। और सरदार शहर में भाजपा भाग गई पूरी तरीके से। चूरू में तूफान चलेगा, लेकिन शेखावाटी आते आते अगर शेखावाटी की 15 सीटें, जो सीकर झुंझुनू की 15 और चूरू को भी शेखावाटी मान लो, ये 21 सीट अगर आप लोगों ने यहाँ आते आते इसको सुनामी बना दिया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 100 सीटें राजस्थान के अंदर जीतेगी। जिसमें प्रत्येक सीकर के नौजवान को तय करना होगा कि काम चाहे कहीं से कराएं। अभी हो सकता है 15-20 दिन आचार संहिता में बाकी है, अगर काम का निकलवाना है कोई दिक्कत नहीं, डोटादार से निकलवा लो काम, मना कौन कर रहा है? काम करवा लो दूसरे वाले दातारामगढ़ वाले से, उससे करा लो। धोध वाला करता नहीं होगा आपका, ये कर रहा है सीकर वाले से। अरे काम करने में कोई दिक्कत नहीं। ये 70 साल से धोखा दे रहे हैं, 15 दिन को धोखा दे दो और जैसे ही आचार संहिता लगे तब अपने भाई के साथ कूद के आ जाओ। जो बीजेपी में बैठा वो भी आ जाओ, जो कांग्रेस में बैठा वो भी आ जाओ। तय करो कि हम इस राजस्थान को बचाना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करेंगे। भाइयों, 14 तारीख को मुझे बड़ी उम्मीद है, सीकर से जो ट्रेन का साधन सीकर से जयपुर ना, वो तो भर के आ जाओ। उसमें तो क्या है, ट्रेनों में तो आना ही है, वहाँ कोई चेकिंग नहीं करेगा तुम्हारी, उसकी करेगा तो मैं बैठा हूँ आगे, चिंता मत। आना है वापिस भी आना है, ट्रेनों में आना है। आप हंस क्यों रहो मीडिया वाले, ट्रेन में तो आएंगे तो और जाएंगे कैसे? ट्रेन में आना है। और जिसके पास गाड़ियाँ हैं, मैंने देखा कि हमारे शेखावाटी और मारवाड़ में बच्चों के पास गाड़ियाँ बहुत। उस दिन तो सारी गाड़ियों में अकेले नहीं आना, 5-5, 7-7, 10-10 को बिठा के लाना। जिनके पास पिकअप कैंपर है वो भी भर के लाएगा, लेकिन स्पीड उसकी 70 होगी, 150 पर नहीं भागना। ये भी ध्यान रखना मेरा कि रैली में छोटी सी भी गड़बड़ होती है ना तो बदनामी बेनीवाल आरएलपी पार्टी की होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि काम हो। अब मुझे बड़ी चिंता रहती है जब भी मैं रैलियाँ करता हूँ, जिस तरह आप भागते हो। आज तो मैं खुद ही भाग रहा था, लेट हो रहा था, तो मेरे लोग कहते भाई साहब आप तो भाषण दे रहे हो, खुद ही भाग रहे थे। मैं इसलिए भाग रहा था कि आगे मैं लेट हो रहा था। अगर आपकी भी कोई बारात छूट रही हो और कोई तोरण का समय जा रहा हो तो आप भाग सकते हो, मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन बिना फालतू और या कोई लड़की वाले देखना आ रहे और जल्दीबाजी हो तो चले जाओ उस दिन आराम से, लेकिन नशा करके वाहन नहीं चलाना है। हमारे बच्चों के अंदर देखो आप कैसे कैसे नशे हो गए। इसमें एमडी तो बहुत जवान किस दिशा में जा रहा भाई। हम इस जवान को बचाएंगे तभी तो देश बचेगा। देश कैसे बचेगा? आज ओंकार जी अगर लंबा भाषण देते तो ये पूरी बात आपको बताते, लेकिन मैं तो लगातार बीच में देते रहेंगे, हम करते रहेंगे, आप सुनते हो रोज हमारी बातें सारी। जवान बचेगा देश बचेगा, जवान बचेगा समाज बचेगा, जवान बचेगा किसान बचेगा, और किसान बचेगा देश बचेगा। ये दोनों पार्टियां नहीं बचाएगी आपको। कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है। और अभी जो प्रीमियम लिया जाता है फसल बीमा का, उस प्रीमियम में देखो इस बार भारी अकाल राजस्थान के अंदर पड़ा। भयंकर अकाल के बावजूद गिरदावरी सही ढंग से नहीं हो रही है और ये बीमा कंपनियां बड़े घोटाले घपले करके भाग जाती है और हमें कुछ भी नहीं मिलता। भाइयों, कौन लड़ेगा अपने लिए बताओ मुझे? ठीक है, कोई लड़के अगर अपनी बात उठा के कोई 5,000 10,000 रुपये दिला भी देता है, उसे क्या फर्क पड़ता है बताओ? अगर किसान का 50 लाख का बीमा कराया हुआ है, उसको अगर हम 30-40 लाख रुपए दिला देते हैं तो उसकी जीत है। 50 लाख का बीमा, 5-7 लाख का खेती का खर्चा,
अरे इसको रोकना थोड़ा, रामदास इसको पकड़, इतनी तो पकड़ मत, उसको कूलर को साइड में कर। कूलर को साइड में कर दीजिए। उड़ रहा है जाओ कमलेश जी, जाओ भी कूलर को साइड में। पर ठीक है। तो अगर उसको 50,000 रुपये दो, 5 लाख का वो खर्चा करता, तो क्या किसान की मदद कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 15-17 साल के अंदर दिल्ली के धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ। कितना? 3 लाख करोड़ का कर्जा। हमारे राजस्थान का कर्जा माफ नहीं कर सकता। पप्पू ने भी यह कहा था जब आया था कि 1, 2, 3, 8, 9, 10 कर्जा माफ कह दिया था। उससे पर्ची पकड़ाई, जल्दी जल्दी बोल गया। और कर्जा कैसे माफ कर सकते हो आप बताओ हमें? सरकार तो आपको बजट की व्यवस्था इसमें नहीं, इतनी घोषणाएं कर दी, और घोषणाओं की पालना कैसे करोगे? आचार संहिता लग जाएगी, टेंडर नहीं हो रहे, और टेंडर अगर आप निकालते हो, टेंडर खुलता है उसमें ही समय लग जाता है, और 8-10 तारीख के आसपास मुझे लग रहा है कि आचार संहिता अक्टूबर के अंदर लग जाएगी। भाइयों, सिवाय सरकार बचाने के मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, और अपने साथ के लोगों के पास बैठ के बात करते हैं कि तुम तो ये बताओ कि मैंने सरकार बचाई कि नहीं बचाई। वो कह रहे साहब मजा आ गया, अमित शाह और मोदी किसके पीछे पड़े, उसकी सरकार नहीं रह सकती। 22 पहले गिरा चुके हूँ। मैं आपको बता दूं, उस समय मैं गहलोत के खिलाफ था, लेकिन पायलट के मानेसर में नहीं था। मेरे तीनों विधायक अशोक गहलोत के खिलाफ वोट के लिए अलग मेरे साथ बैठे हुए थे। हम वो कहते हैं, वो करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि सचिन पायलट, जो अपने आप को नौजवानों का नेता कहते हैं, एक बयान भी दे देते, एक ट्वीट कर देते कि मैं जवानों की राजनीति करता हूं, शासन चुनाव होने चाहिए। मैं पूछता हूं सचिन पायलट को, पायलट साहब बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, आला कमान से मिला, ये किया वो किया, और बार बार बैक हो जाते हो। कितनी बार तो लोगों को आपने कहा कि मैं 3 दिन बाद मुख्यमंत्री बन रहा हूं, कॉफी सीएम हाउस में पियेंगे। कईयों को कह दिया, अरे भैया कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो, अशोक गहलोत जा रहा, मैं आ रहा हूँ, कॉफी साथ पियेंगे। हमने तो उनकी कॉफी देखी नहीं, अभी तो आचार संहिता लग गई। कॉफी कब पियेंगे? कोई मुझे आज पूछ रहा था उनका पॉलिटिकल भविष्य क्या है। मैंने कहा अभी का तो नहीं कह सकता, 20-30 साल बाद वापस हो सकता है, क्या पता लगता, समय का नहीं पता लगता। कभी 2-5-10 साल मुझे पॉलिटिकल कहीं उनका दिख नहीं रहा है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब तो कांग्रेस को तो जाना है राजस्थान के अंदर, ये तय है, कांग्रेस की विदाई तय हो गई, लेकिन भाजपा को रोकना है। कैसे रोकोगे? हम रोकेंगे भाजपा को। रोक दिया नहीं रुपये सारों चुनाव के अंदर, थोड़ी हिम्मत रखना। लेकिन अपना काम खाली ऐसा नहीं कि रोकने का ही काम हो, भाजपा को रोकना है, और आरएलपी की सीटें जीतनी है। सीटें अगर जीत गए और हम पर असेंबली आ गई तो समझ लो राज तुम्हारा आ गया। चाहे जैसे फुटबॉल खेलना, कोई मना नहीं करेगा नौजवानों को। फुटबॉल खेलने का मतलब सही काम करना, गलत काम मत करना। चाहे फुटबॉल खेलने लग जाओ, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। समय आपका है, जब मेरे जैसा लड़का आपको मिला तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो मैदान छोड़ के भागने वाला नेता नहीं है। मैंने इतनी लड़ाई लड़ी राजस्थान में, इतने माफियाओं से लड़ा, बदमाशों से लड़ा, नेताओं से लड़ा, और लड़ के इतना पक्का हो गया कि जब तक कोई लड़ाई मुझे मिलती नहीं, मुझे नींद नहीं आती। इसलिए ये लड़ाई भी मैंने मोल ले ली आपकी कि 1 महीना मैं आपके लिए राजस्थान में निकलूँगा, ताकि लोग ये कहेंगे कि सबको चुनाव की चिंता है, और हनुमान बेनीवाल को छात्र और जवान की चिंता राजस्थान के अंदर। वो अंतिम दम तक अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से संघर्ष, सदन तक संघर्ष करता है। मैं दिल्ली गया, 24 भाजपा के सांसद, एक में आपका सांसद किसान का बेटा, ईआरसीपी, अग्निपथ, किसान, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, राजस्थान में दलितों पर अत्याचार, पेपर लीक की घटनाएं, चाहे हमारी बालिकाओं बहनों के साथ जिस तरह रेप की घटनाएं राजस्थान में हुई, भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में जब पार्टी डूब गई, एक ही व्यक्ति लोकसभा के अंदर आपकी आवाज बन के गूंजता है, बोलता है। वो नागौर का सांसद है, जो बीजेपी के खिलाफ भी बोलता है और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी दिल्ली में बोलता है, और यह सड़क पर बोलता है। मुझे तकलीफ उन लोगों से जो कमिटमेंट करके मुकर जाते हैं। मैंने पायलट का जिक्र यहाँ इसीलिए किया था कि उन्होंने मेरे को भी झांसे में रखा था कि हम मिलकर काम करेंगे, हम देख लेंगे। कहाँ गया समय?
मेरे साथ मिलने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं तो चाहता था 1 और 1 11 हो जाए। ये पूर्वी राजस्थान जो खाली पड़ा है, यहाँ भी ज़बरदस्त रिजल्ट आ सकता था। अगर 2 व्यक्ति निकलते तो निश्चित रूप से सरकार होती। लेकिन भाइयों, कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के भाग्य में अकेले ही लड़ना लिखा होता है। मैं 18 में भी कह रहा था कि बसपा के साथ गठबंधन करूंगा, अन्य दलों के साथ गठबंधन करूंगा, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। मैं फिर कहता हूं कि मैं कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अन्य शोषित पीड़ित तबके की बात करने वाले तमाम दलों के साथ गठबंधन का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि 18 के अंदर जो 80 लाख वोट मिला था सबको हमें मिला के, वो बिखरे नहीं। और 80 लाख वोट जो 1.5 करोड़ हो गया राजस्थान के अंदर, अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हमारा वोट हो जाता है तो एक कांग्रेस बीजेपी जो पार्टी 3rd नंबर पर जाएगी। और आरएलपी और इनका जो तीसरा फ्रंट है वो राजस्थान का पहला मोर्चा बनेगा। इस उम्मीद के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चुनाव के अंदर जो मुख्य बात है वो भी है नोट करने की। अभी नौजवान 50-60 लाख से ज़्यादा नाम जुड़ गए राजस्थान के अंदर नए। 4 अक्टूबर तो अंतिम तारीख है, अंतिम मतदाता सूचियों के प्रकाशन की। मुझे लग रहा है ये संख्या 70-80 लाख के करीब हो जाएगी। अगर 70 लाख 65 लाख नौजवान मतदान करेगा पहली बार, वो भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं डालेगा। वो ऐसी पार्टी को वोट देना चाहेगा जो पेपर लीक करने वालों को सख्त सजा दे। हमारी बहन बेटियां राजस्थान में 12 बजे निकले, उनका सम्मान हो, इज्जत हो, और वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। ऐसा राजस्थान हो जहाँ बेरोजगार से तंग आके किसी नौजवान को सुसाइड नहीं करना पड़े। कोटा के कोचिंग सेंटर के अंदर जिस तरह लगातार 29 आत्महत्याएं करी बच्चों ने, कोचिंग वाले पैसा कमाने में मस्त है और बच्चों का ध्यान नहीं रखते, समय समय बच्चों की काउंसलिंग नहीं होती और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इसमें कोचिंग के जो मालिक है इनको भी सलाखों के पीछे डालना चाहिए। वो मतदाता चाहेगा मुझे ऐसा राजस्थान चाहिए जहाँ उच्च स्तर की शिक्षा हो, मुझे ऐसा राजस्थान चाहिए जहाँ कानून का राज हो, वे मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, महिला का सम्मान हो और किसान का सम्मान हो। और वो पहली बार जब वोट करेगा तो जरूर देखेगा हमें हमारे भाई हनुमान बेनीवाल ने जो पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर। लोग हंसी उड़ाते थे राजस्थान की, दिल्ली के अंदर कि राजस्थान वालों में कांध में पार्टी बना लेंगे। ये तो कांग्रेस बीजेपी या हरियाणा यूपी के जो नेता होते थे उनका झंडा उठा के लाते थे और वो झंडा लेके भागते थे। वो झंडा तो वापस ले जाते और डंडा यहाँ छोड़ जाते थे। मैंने तुम्हें झंडा भी दिया और डंडा भी दिया और लड़ना भी सिखाया राजस्थान के अंदर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। कोई मुझे आज कह रहा था कि हरियाणा के कुछ नेता घूम रहे हैं। मैंने कहा घूमने के लिए तो हमने सड़कें अच्छी बनाई राजस्थान के अंदर, हवा में घूमने का टैक्स है तो खुद को देना पड़ता है। लेकिन राजस्थान का नौजवान अब किसी के बेवकावे के अंदर नहीं आएगा। जो लोग हरियाणा की पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर न्याय नहीं दिला पाए, जिन लोगों ने जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर 50 नौजवान हमारे समाज के जिनको गोलियों से भून दिया गया था, जो लोग उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने किसान के बेटों की हत्याएं की, हमें बर्बाद किया, उन लोगों का राजस्थान में कोई भविष्य नहीं है। गलती से आ भी जाए तो उनको वापस भगाना है और किसी को 2 पैसे का खर्चा चाहिए तो उनसे ले लेना और वापस लात मार के भगा देना, उनको कर लेना। आप बच्चों के क्या, एक लड़का मुझे फ़ोन कर रहा था कि साहब झाँप लूँ क्या कुछ। मैंने कहा झाँप ले, कितने झाँपेगा? बोले 3-4 लाख। मैं तो 5 लाख झाँप ले उससे। बोले इन्होंने कौन सी खरी कमाई की, इन्होंने लूटा लोगों को, अपन इनको लूट लेते। मैंने कहा लूट ले भाई, मेरे को तो नहीं, तू लूट ले। हाँ, ऐसी कोई बात हो कोई दिक्कत नहीं। कहीं चंदा लेना हो समाज को ले लो, स्कूल कॉलेज में लेना ले लो, लेकिन वोट ऐसे ठगों को मत देना जो अपने परिवार के नहीं हो सके, जो अपने समाज के नहीं हो सके। मदद कोई करता है, गीत किसी और के गाते हैं, बात किसी की करते हैं और पॉलिटिकल पापा कोई और है उनका। ऐसे लोगों का आपको ध्यान रखना है। रखोगे कि नहीं रखोगे? देखो मैं तो कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। मैं आपको बता दूं, मेरे सामने तो कोई भी खड़ा रहता है ना, कितना ही बड़ा पार्लियामेंट में, विधानसभा में, तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ 2-3-4 पद लड़ने के लिए। भाई लड़ता ही रहता हूँ मैं तो, आप देखो। लेकिन आपको बेका नहीं दे। अपने बच्चे क्या होता है, नई ऑडी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, नई गाड़ियों में जल्दी से झांसे में आ जाते हैं फटाफट। आप देखिए राजस्थान के अंदर कितने पंथ आए, सबसे ज़्यादा किसका विघटन हुआ? हमारी कौम का। कोई पंथ आया उसी को पकड़ लिया, कोई धर्म आया उसको पकड़ लिया, कोई भूमिया जी भैरून जी आया उसको पकड़ के बैठ गए, ये मेरा भूमिया जी, ये मेरा भैरून जी।
तो कौन, ये हम भोले भाले लोग हैं, कोई भी ठगी कर लेगा, कोई अपने दादा का बताएगा, कोई परदादा का बताएगा। अरे परदादा तो मर गया, दादा मर गया, वो जिंदा होगा क्या दादा परदादा वापस? ठीक है, अपन भी कह देते हैं कि हमारे समाज के अंदर ये लोग हुए थे, लेकिन उन लोगों ने क्या बेवकूफ़ियाँ की, उनका भी हमें ध्यान रखना है। उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। एक आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि विधायक MP बनने से पहले साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति ऑडी गाड़ी में कैसे चल रहा है, उसका क्या बिजनेस है, मुझे भी बताओ ना। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भी ऑडी ले लूँ अगर मुझे पता लग जाए कि बिना कुछ करे ऑडी गाड़ी आती है, या 5 करोड़ की गाड़ी आती है और 50 करोड़ का बंगला बनता है और फार्म हाउस होता है, उसके लिए तो फिर दूसरा काम करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का भी हमें ध्यान रखना है। आजकल होता क्या है कि पैसे वाले लोग राजनीति के अंदर आ गए, अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, उन बात तो समाज की करेंगे और वहाँ जाके दूसरे समाज के उन बदमाशों के खिलाफ, उन हल्के दर्जे के लोगों के पैर छूते हुए आपको जयपुर और दिल्ली के अंदर मिलेंगे, जिनका खुद का कोई मोरल नहीं, उनके पैर अगर हमारे लोग जाके छूते हैं तो इससे घटिया बात नहीं हो सकती। भाइयों, आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा, अगर किसी किसान के बेटे का इनकाउंटर भी हुआ, एक ही व्यक्ति था उसको न्याय दिलाने के राजस्थान की सड़कों पर विधानसभा के अंदर बोल रहा था। कई लोग ये कह रहे हैं हमने किया, तुमने क्या किया, तुम तो तुम्हारा दस्तखत करना ही नहीं जानते। जो अनपढ़ व्यक्ति है उसको क्या पता कि इनकाउंटर क्या होता है, कहाँ क्या आवाज़ उठा, लेटर ही जो नहीं लिखना जानते। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अनपढ़ के पास अगर पैसा आ जाता है तो गलत ट्रैक पे चला जाता है, उसे राजनीतिक चस्का लग जाता है। या जो लोग उल्टे काम करके पैसा कमाते हैं, साइकिल पे दारू बेचने वाले अगर समाज की चौधर करने लग जाते हैं तो ये दुर्भाग्य है। वो कभी सही बात आपको नहीं बताएंगे, वो उचित ट्रैक में आपको लेके जाएंगे, इसलिए उनका भी ध्यान रखना है। ध्यान सबका रखना है, आ जाए तो चाय कॉफी पिला दो, स्वागत कर दो, लेकिन वोट में ध्यान सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रखना है, तब जाके आपकी जीत होगी। मेरी 23 की अंतिम लड़ाई है। अगर 23 के अंदर मन माफिक सीटें नहीं आई तो मेरे को जरूरी है कि मैं 28 बोलूंगा। बोल दिया ना, मिशन 18 और मिशन 23। राजनीति के अंदर एक एक पल निकालना कितना मुश्किल होता है। आप परेशान हो जाते हो, मुझे फोन करते हो, भाई साहब हम तंग हो रहे हैं, आपकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं किसको कहूँ ये तो बताओ, मेरे पास है क्या कोई कहने के लिए? जिसको भी थोड़ा नेता बनाता हूँ, जिसको चलना सिखाता हूँ, चाहे घर में घर वाले नहीं पूछे, लेकिन मेरे सामना करने की कोशिश करता है। आप देखिए, तो मैं किसको मेरी पीड़ा बताऊँ? इसलिए भाइयों, अपने भाई की पीड़ा का भी ध्यान रखना है। बार बार लड़ा के नहीं मिलेंगे इस कौम को। सीकर के अंदर मैं कोई नया नहीं, मेरा बचपन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लाइफ, या सीकर में ऐसे बहुत से गांव होंगे, झुंझुनू में से बहुत से गांव होंगे, एक एक गांव में 50-40 लोगों को व्यक्तिगत मैं जानता हूँ, तो कहीं मेरे साथ पढ़े होंगे, कहीं दूसरे तरीके से टच में होंगे। अब तो शेखावाटी ने जो आशीर्वाद मुझे दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अग्निपथ भी वापस होगा, सात संघ के चुनाव भी सरकार को कराने होंगे, और ये पहला मौका होगा कि इस तरह नौजवानों ने सरकार को ललकारा है। सात संघ के चुनाव पहले भी बंद हुए थे, लेकिन राजस्थान में आंदोलन कहीं नहीं हुए। मुझे इस बात, दुर्भाग्य इस बात का है, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तब चुनाव सरकार ने बंद कराने की घोषणा करी। मेरे सामने हारे हुए जितने भी छात्र नेता थे वो मेरे पास आए, कॉलेजों के अध्यक्ष आए, उन्होंने कहा भाई साहब आप तो चुनाव जीत के MLA बन जाओगे, आप भाइयों का ध्यान रखो, हमारे साथ बैठो। मैंने कहा तुम धरने का आयोजन करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो राजस्थान की सरकार से लड़के उसी साल चुनाव कराए, 2 महीने लेट चुनाव जरूर होते, लेकिन चुनाव कराए। अब की बार आप देखिए, जितने भी लड़के जीते विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजों में, जो जीत गए वो तो एक ही चीज सोच रहे हैं कि चुनाव नहीं हो ताकि हमारा नाम हमेशा चले कि आखिरी अध्यक्ष कौन था। बताओ आप, ये मेंटलिटी देखो बच्चों की, कैसे आगे बढ़ेंगे बताओ। और ये बड़े नेता कभी नहीं चाहेंगे कि छात्र संघों के माध्यम से मजबूत लोग निकले। वो तो ऐसे अनपढ़ गंवार अपने परिवार के लोगों को, कोई भांजे को, कोई भतीजे को, कोई बेटे को, ऐसे लोगों को राजनीति में लाना चाहेंगे। आपकी क्यों चिंता करेंगे बताओ? क्यों सेकंड पीढ़ी को तैयार करेंगे? अगर सेकंड पीढ़ी तैयार की होती तो अभी तक तो अपना CM बन जाता राजस्थान के अंदर। नहीं बना ना, ऐसे नारे लगाते घूम रहे हैं लोगों के, और अभी भी क्या भविष्य। और जिनकी बात भी चली ना मुख्यमंत्री के अंदर बनने की, वो मेरी वजह से चली है। आप ये मत सोचना कि जगदीप धनखड़ ऐसे उपराष्ट्रपति बन गया। हनुमान बेनीवाल का संघर्ष, आपको राजी करना, यूपी हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की दुर्दशा हुई,
ये धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना के आपको ठगने का काम किया है कि धनखड़ की वजह से बीजेपी को वोट डाल देंगे। मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गया, इससे कितना फर्क पड़ जाएगा। मैं इससे 150 वोट का फर्क पड़ेगा, उसके गांव में पड़ जाएगा और क्या 100-150 वोट का। बाकी ये तो सारे के सारे धनखड़ से कम है क्या, सारे जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, वोट किसको देना है, कैसे करना है। धनखड़ को क्यों उपराष्ट्रपति बनाया आप भी जानते हो। उपराष्ट्रपति आपका क्या काम कर सकता है? क्या किसी की मोटरसाइकिल छुड़वा सकता है बिना हेलमेट की? तो फोन ही नहीं लगेगा उसके। क्या उपराष्ट्रपति आपकी कोई और मदद कर सकता है? आपसे लड़ने को चल सकता है क्या करना अपने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से? हमें तो इस प्रदेश के अंदर हमारी सरकार चाहिए जहाँ कोई किसान भूखा नहीं सोए, कोई नौजवान आत्महत्या नहीं करे बेरोजगार से तंग आके, उसके हाथ में बंदूक नहीं हो, वो नशा नहीं करे और हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहे, हमें हमारे हिस्से का पानी मिले। ये नए राजस्थान का निर्माण कैसे हो, विकसित राजस्थान कैसे बने, ये व्यवस्था हमें चाहिए। और ये व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दे सकते, जिन्होंने हमेशा इस सोच के साथ बीजेपी का गठन किया कि हमें किसानों का विरोध करना है। भाइयों, दुर्भाग्य था कि कांग्रेस में जिन लोगों को जगह नहीं मिली वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने उनको रगड़ा, वापस कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने फिर रगड़ा, वापस। सीकर में तो 10 उदाहरण होंगे ऐसे, बीजेपी कांग्रेस, फिर कहते तीसरा मोर्चा, फिर कांग्रेस और फिर बीजेपी और फिर कांग्रेस। तो धंधा हो गया एक तरीके से। तो धंधा करने वाले लोग हैं भाई, तो धंधा है, ये व्यापार है। अपना व्यापार कैसे चले, खुद कांग्रेस के नेता, रिश्तेदार बीजेपी के नेता, कोई तीसरी पार्टी का नेता, बच्चे कहीं जा रहे हैं, खुद के समाज बच्चों को पता नहीं कौन से समाज में भाग रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं हम इस समाज के सर्वोपरि नेता। हो सकता है ऐसे लोग? मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंच पर चढ़ के उनको पूछा करो कि आपके बच्चे तो समाज में है कि नहीं, दोनों तीनों, आपके बच्चे कितने 14 साल के? साहब 4 है, चारों जाटों में भी है कि नहीं भी है? बोले 4 नहीं 2 है। तो आप नीचे आ जाओ, 2 उधर बैठो, 2 तो भागे थे, तो इधर आ जाओ आप, है ना, भाग्य उनका कोई स्थान नहीं। ये चीज़ें आपको तय करनी। मैं तो कह ही सकता हूँ, मैं मेरा ध्यान रख सकता हूँ, मेरी जीत तो पक्की है। मैं फिर कह दूँ आप, मैं तो अकेला ही जीत के जाऊँगा, तो भी सरकार की छाती पे मूंग दलूंगा, यहाँ भी दलूंगा वहाँ भी दलूंगा, लेकिन मैं अकेला फिर कलम नहीं चला सकता। उसके लिए मुझे और ज़्यादा विधायक चाहिए, शेखावाटी से विधायक चाहिए, बीकानेर डिवीजन से विधायक चाहिए, जयपुर से चाहिए, अलवर, भरतपुर, टोंक, आपका करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, तमाम जगहों से अगर विधायक जीत के आए। भाइयों, इस देश के अंदर जितनी भी क्रांतियाँ हुई उनके नायक नौजवान थे, नौजवानों ने बड़ा बदलाव किया। आसाम का एक उदाहरण दूंगा, एक बार प्रफुल्ल कुमार मोहंतो जब सीएम बने, पूरे नौजवानों ने बड़ा आंदोलन किया, मुख्यमंत्री भी बने और उसमें 15 तो कुंवारे मंत्री और एमएलए बन गए, 15 तो नए बच्चे थे सारे। इतनी बड़ी जन क्रांति, जन आंदोलन खड़ा किया था। आप ही चाहो तो राजस्थान के अंदर इसको जन आंदोलन के रूप में खड़ा कर सकते हो। अगर आपने जयपुर के अंदर उस दिन अपनी ताकत दिखा दी, दोनों पार्टियां इसके अंदर चली जाएगी, आपकी कोमा और एक डिप्रेशन में चली जाएगी। किसमें चली जाएगी? वेंटिलेटर। एक तो पक्की चली जाएगी आपको तक। अच्छा, सीकर से कितने लोग आएंगे बताओ मुझे? नहीं, आप तो आओगे, सुनो, कितने हजार? 20,000। अच्छा सीकर, एक मिनट, इस रोड से बता दो कितने आएंगे? इस रोड में नागौर आधा इधर से आएगा रोड, सीकर झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और आधा नागौर इस रोड पे एंटर करेगा। 20,000 नहीं, इधर आती है 40,000 प्लस। कह दो 1 लाख। कहने में क्या आपने लग रहा है? कहने में कोई तेल थोड़ी बल रहा है। रोडें चौड़ी बना दी, टोल वाले आपका इंतजार करेंगे, पधारो। हाँ ठीक है, ठीक। तो आप सबको धन्यवाद। पूरी ताकत के साथ आपको लगना है। चुनावी समय अब बैठना नहीं है। ये 2.5-3 महीने का जो समय, हमें इसमें राजस्थान को बदलना है, तकदीर बदलनी है, साथ संग चुनाव भी कराना है और नौजवानों को न्याय दिला के राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना है। एक आह्वान मैं आपको करूंगा, एक मिनट, एक आह्वान आपको करूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी छात्र नेता हैं वो कम से कम अपने विधायकों के घर जाए, अपने सांसदों के घर जाए, कल से ही टोलियां बना के, और बोले
बयान दो, बयान क्यों नहीं दे रहे हो? आपके जिले से तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं, 500-700 लोग, उनसे भी मिलो, जाके बोलो चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? बताएं, आप चुनाव कराना चाहते हो नहीं कराना चाहते? हाँ ना ले लो उनकी, ले लोगे ना? हाँ या ना ले लो? आप ये बोलो कि अध्यक्ष जी आप चुनाव करना चाहते हो नहीं करना चाहते? और ये बीजेपी वालों से भी ले लो, हाँ ना, दे देंगे आपको। अगर इतना भी कर लोगे तो सरकार पे बहुत बड़ा दबाव होगा। ये काम आपको करना है, अपने अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों को ये पूछना है कि चुनाव बंद क्यों करवा रहे हो? क्या आप डर गए आरएलपी पार्टी से? कांग्रेस डर गई, भाजपा डर गई, ये चुनाव बंद करा दिए। इस बार तीसरे मोर्चे का जोर है और चुनाव के समय बदनामी हो जाएगी, सरकार चली जाएगी। छात्र संघों का गला घोंटने का प्रयास किया, छात्र संघों को कमजोर करने का प्रयास किया, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राजस्थान का जवान और छात्र इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा और भारतीय जनता पार्टी को भी बेनकाब करके इस गहलोत के फैसले को बदलने के लिए मजबूर करेंगे। सीकर की सभा के अंदर आरएलपी पार्टी के तमाम मेरे पदाधिकारी, सारे आरयू के छात्र नेता और जितने भी छोटे भाई है, मैं सबका नाम हो गया, वो सम्मानित मंच जितनी भी टीम है आरएलपी की और जितने दूसरे संगठन से मेरे भाई आए हैं, मैं सारे लोग जो मैं समय समय पर सपोर्ट करें, उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। और प्रत्येक उस बच्चे को जो 2:30 बजे से लगा के अभी तक बैठा है, मैं 5-6 बजे आता, मुझे पता बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर आप होते, लेकिन मुझे पता है मैं लेट भी आऊँगा तो भी आप 14 तारीख को रिकॉर्ड तोड़ तादाद के अंदर आप जवान, किसान और छात्र का नारा लगाते हुए आप धरती पुत्र जयपुर पहुंचोगे और दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक करोगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।